2 साल पहले पुतिन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स मुद्रा का प्रोटोटाइप दिखाया था। उनका लक्ष्य था अमेरिकी डॉलर हटाकर रूस चीन केंद्रित नई विश्व व्यवस्था बनाना। सोचिए, 2 साल बाद वही अब डॉलर सिस्टम में लौटने की मिन्नतें कर रहे हैं। रूस ने अभी अभी अमेरिका को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें पूरी तरह से डी डॉलराइजेशन छोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। वे अमेरिकी वित्तीय प्रणाली में लौटना चाहते हैं जिसमें ऊर्जा लेन देन शामिल हैं। यह तब हुआ जब शी जिनपिंग ने चीन की मुद्रा को वैश्विक रिजर्व बनाने की घोषणा की थी और अब पुतिन उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने डॉलर को नष्ट करना चाहा, अब वही उसके पास लौट रहा है। ये रहे वे विवरण जहां से ये बातें सामने आईं। इस साल क्रेमलिन द्वारा लिखा गया एक मेमो जो यूक्रेन में युद्ध को रूस के पक्ष में अनुकूल शर्तों पर समाप्त करने के लिए हुई वार्ताओं का हिस्सा था। इस मेमो में मॉस्को को अमेरिकी मदद के 7 क्षेत्र बताए गए हैं। मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। पहला, दीर्घकालिक विमानन अनुबंध ताकि रूस के गिरते विमान बेड़े का आधुनिकीकरण किया जा सके। दूसरा, तेल और एलएनजी पर संयुक्त उपक्रम। तीसरा, अमेरिकी कंपनियों के लिए रूसी बाजार में वापस आने के लिए विशेष सुविधाएं। चौथा, परमाणु ऊर्जा में सहयोग जिसमें एआई भी शामिल है। पांचवां, और यह सबसे बड़ा है, रूस अमेरिकी डॉलर प्रणाली में वापस आ जाएगा जिसमें रूसी ऊर्जा लेन देन भी शामिल हैं। छठा, कच्चे माल में सहयोग जिसमें लिथियम, तांबा, निकल, प्लेटिनम शामिल हैं। सातवां, जलवायु अनुकूल विचारधारा के विकल्प के रूप में जीवाश्म ईंधनों पर मिलकर काम करना। ये अमेरिकी मांगे नहीं हैं बल्कि रूस की पेशकश है जिसे क्रेमलिन ने एक मेमो में लिखा था। वे अमेरिका को बता रहे हैं कि वे क्या स्वीकार या छोड़ने को तैयार हैं, जिससे पुतिन की हताशा दिखती है। बीजिंग के लिए समय भी बेहद खराब है। अभी इसी महीने की शुरुआत में 1 फरवरी को शी जिनपिंग ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वे चाहते हैं कि चीन की मुद्रा रेनमिनबी वैश्विक आरक्षित मुद्रा बन जाए। यह चीन का वर्षों पुराना लक्ष्य है, लेकिन पहली बार शी जिनपिंग ने खुलेआम कहा कि वे डॉलर को युआन से बदलना चाहते हैं। कुछ हफ्तों बाद रूस ने कहा, हम फिर से डॉलर सिस्टम में लौटना चाहते हैं। पुतिन चीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, ब्रिक्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं और वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने 1 दशक से बनाया है, सिर्फ खुद को बचाने और सत्ता में बने रहने के लिए। और यहां विडंबना है, पुतिन इस युद्ध में चीन की मदद के बिना होते ही नहीं। हमने विस्तार से बताया है कि चीन किस तरह रूस के युद्ध प्रयासों के लिए पैसे दे रहा है, जिसमें उन्हें उनकी जरूरत का 60% पैसा देना भी शामिल है। साथ ही वे ड्रोन के पुर्जे, तकनीक और राजनीतिक समर्थन भी दे रहे हैं और अब पुतिन उन्हें धोखा देने को तैयार हैं। मौका मिलते ही ऐसा करेंगे। क्या शी जिनपिंग और चीनी सरकार, और मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि अगर पुतिन को चीनी समर्थन नहीं मिला होता तो वह अब तक हार चुके होते। तो अक्सर सुर्खियां उत्तर कोरियाई लोगों द्वारा बटोरी जाती हैं जिन्होंने उससे कुर्स्क में लड़ने के लिए लगभग 12,000 सैनिक दिए हैं, या ईरानियों ने भी शुरू में ही उसे ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराई थी। मूल ताकत अगर आप चाहें चीन से आती है। अब जब मैं BRIs के बिखरने का जिक्र करता हूं तो हमारे वीडियो को चीनी, रूसी और अन्य बॉट्स डाउनवोट करते हैं। अगर आप 1 सेकंड लेकर लाइक और सब्सक्राइब करें तो हमें बहुत मदद मिलेगी। सवाल है कि पुतिन अपने सबसे जरूरी सहयोगी से विश्वासघात क्यों करेंगे? जैसा कि आप लोग शायद समझ ही गए होंगे, इसका जवाब है रूसी अर्थव्यवस्था। रूसी अर्थव्यवस्था ढह रही है और पुतिन के पास विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। कई साल बाद पहली बार रूस लगातार 3 महीने से तेल उत्पादन घटा रहा है, जबकि तेल कीमतें भी गिर रही हैं। पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके कुछ कारण हैं। मुख्य वजह है कि तेल की कीमतें गिर रही हैं, जिससे रूस के लिए तेल निकालना और बेचना अब फायदेमंद नहीं रहा। तेल निकालने से ही उन्हें नुकसान है। दूसरा कारण है प्रतिबंध जो असर दिखा रहे हैं। अब देश रूसी तेल नहीं खरीदना चाहते और इसके अलावा सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश भी रूसी शैडो फ्लीट के जहाज़ों को जब्त कर रहे हैं। तो पुतिन के पास वाकई में कोई तरीका नहीं बचा है कि वो इन प्रतिबंधों को दरकिनार कर सके और तेल उन देशों तक पहुंचा सके जिन्हें वो बेचना चाहता है। इसी के साथ हम आखिरी बिंदु पर आते हैं,
हाल ही में रूस के दूसरे सबसे बड़े ग्राहक भारत ने घोषणा की है कि वे रूसी कच्चे तेल की जगह वेनेजुएला का तेल खरीदेंगे। भारत जा चुका है, चीन पहले ही जितना ले सकता है ले रहा है। अब रूस के पास तेल बेचने को कोई नहीं बचा, जो बड़ी समस्या है, क्योंकि रूसी सरकार के बजट का लगभग 40% तेल से आता है और यही पैसा यूक्रेन युद्ध को फंड करता है। युद्ध जीतने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है, पैसा, पैसा और पैसा, और पुतिन के पास ये तीनों ही चीजें खत्म हो रही हैं। रूस में हालात इतने खराब हैं कि अब पुतिन के पसंदीदा युद्ध प्रचारक भी खुलेआम आर्थिक गिरावट की बात कर रहे हैं, जिन्हें पुतिन राज्य टीवी पर झूठ बोलने के लिए पैसे देते हैं। सुनिए। हम किस लक्ष्य के पीछे हैं? युद्ध खत्म होगा, हम जीतेंगे, लोग घर लौटेंगे, लेकिन उन्हें 5 लाख लोगों के लिए तैयार नौकरियों वाली अर्थव्यवस्था मिलेगी, ताकि जो लोग 2 लाख रूबल $2,610 से ज्यादा कमाते हैं वे 1,50,000 रूबल $1,960 पर भी मान जाएं। बिल्कुल। क्या कोई बता सकता है ऐसी सैलरी कहां मिलती है? मॉस्को ने अच्छे आंकड़े दिखाए हैं सरकार के प्रयासों के बावजूद, मेरे पसंदीदा शहर में भी। आप देखते हैं कि रेस्तरां और दुकानें बंद हो रही हैं। क्यों? लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए देश में कई नई इमारतें खाली हैं, क्योंकि उन्हें खरीदने या अफोर्ड करने वाला कोई नहीं है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य क्या है? हाँ, मुख्य बात यह है कि स्टैगफ्लेशन जैसे चालाक शब्दों का इस्तेमाल न करें। या अगर सब कुछ बहुत खराब है और हम इन बेवकूफ संकेतकों से अब भी नहीं लड़ सकते, तो चलिए टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम मंदी का नहीं, बल्कि तकनीकी मंदी का अनुभव कर रहे हैं, और इसे तकनीकी क्या बनाता है? नकारात्मक विकास की प्रवृत्ति। क्या यह शब्दों का खेल किसी नतीजे पर पहुंचेगा? समझाओ। जब सरकारी मीडिया समस्याएं मान लेता है तो समझ लें कि संकट अब छिपा नहीं है, ये सिर्फ प्रचारकों तक सीमित नहीं है। रूसी अर्थशास्त्री भी सार्वजनिक रूप से आर्थिक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं, और सबसे अहम बात, वे सीधे पुतिन को दोषी ठहरा रहे हैं। वे कहते हैं पुतिन ने युद्ध हारकर रूस का भविष्य बर्बाद किया। 1 साल पहले ऐसा विरोध सोचना भी मुश्किल था, पर अब ये आम हो रहा है। हमारे साथ रूसी अर्थशास्त्री दिमित्री ऑर्स्किन हैं। सुनिए उनका कहना। पुतिन समझते हैं कि उन्हें बातचीत करनी होगी। तो और अब जब सारी भव्य बयानबाजी कुछ हजार वर्ग किलोमीटर बिना कब्जा किए इलाकों तक सिमट गई है, इसका मतलब है कि कीव पर कब्जा और विजय जुलूस का विचार बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और अब कोई मायने नहीं रखता। रूसी भूमि को एकत्र करने वाले इस व्यक्ति का प्रयास असफल रहा है, क्योंकि उसने रूसी विचारधारा को बदनाम कर दिया, अगर वह थी भी। उसने रूसी संस्कृति को बदनाम कर दिया है, उसने रूसी भाषा को भी बदनाम कर दिया है, उसने जो कुछ भी तोड़ सकता था सब कुछ तोड़ दिया है। समस्या यह है कि रूसी नागरिकों ने अभी तक ये नहीं माना और मानना नहीं चाहते, क्योंकि असफलता स्वीकारना उन्हें खुद को असफल मानने जैसा लगेगा। उन्हें खुद को विजेता मानना और घुटनों से उठने जैसी बातें सोचना ज्यादा अच्छा लगता है। और क्या, आर्थिक समस्याएं पहले ही सामने आने लगी हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूस जितने सैनिक भर्ती कर रहा है, उससे ज्यादा सैनिक मर रहे हैं। मैं सिर्फ मौतों की बात कर रहा हूं, हताहतों की नहीं। पता है, अब हर महीने रूसी मौतें पुतिन की सेना में भर्ती से ज्यादा हैं, क्योंकि पुतिन के पास अब बड़े बोनस देने के पैसे नहीं हैं। याद है, पिछले साल हमने कहा था कि रूसी साइनिंग बोनस एक रात में किसी को करोड़पति बना सकता है। रूस के कई क्षेत्रों में सिर्फ फ्रंट पर जाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर 30 लाख रूबल तक बोनस मिलते थे। कई रूसियों के लिए, जिनके पास आर्थिक अवसर नहीं थे, ये एक सपना था। मौत के खतरे के बावजूद कम से कम परिवार का ख्याल रखा जाता। लेकिन अब ये बदल रहा है, बोनस तेजी से घट रहे हैं। अब रूसियों को भी समझ आ रहा है कि जोखिम सरकार के बताए से ज्यादा है। ज्यादा हताहत, ज्यादा मौतें और कम नए भर्ती। गणित पुतिन के खिलाफ जा रहा है और चीन यह सब देख रहा है। वे देख रहे हैं कि पुतिन धोखा देने को तैयार हैं। रूस की अर्थव्यवस्था गिर रही है और वे कदम उठा रहे हैं। कल चीन के विदेश मंत्री वान यी ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। अब आता है सबसे अहम हिस्सा। चीन ने वास्तव में यूक्रेन को ऊर्जा सहायता पैकेज भेजने का वादा किया है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। रूस का कथित स्थायी और असीम सहयोगी अब यूक्रेन को मदद भेज रहा है। बीजिंग अपने दांव सुरक्षित कर रहा है। अगर रूस गिर जाता है तो चीन विजेता पक्ष में रहना चाहता है। तो यह युद्ध कैसे खत्म होगा? खैर, युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि रूसी अर्थव्यवस्था में। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्च ने आज म्यूनिक शिखर सम्मेलन में यह बताया। मेरे व्यक्तिगत अनुमान में यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि यह युद्ध केवल तभी समाप्त होगा
जब रूस कम से कम आर्थिक रूप से और संभवतः सैन्य रूप से थक चुका होगा। हम इस समय के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन हम इस समय के करीब पहुंच रहे हैं। मैंने स्पीच में कहा कि हमने बहुत कुछ किया है, पर हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। रूस को यूक्रेन के खिलाफ इस भयानक युद्ध को छोड़ना होगा और हमें सब कुछ करना होगा। हमें क्या करना होगा ताकि वे इस बिंदु पर पहुंच जाएं जहां उन्हें इस भयानक युद्ध को जारी रखने में कोई और फायदा नजर ना आए। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन देखिए, यह युद्ध अब द्वितीय विश्व युद्ध से भी लंबा चल रहा है। यह भयानक है। रूस के पास इसे रोकने की ताकत है, लेकिन हमारे पास भी यह ताकत है, और यह अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन मिलकर उन्हें इस मुकाम तक लाए हैं। युद्ध खत्म करने का तरीका आर्थिक पतन है। पुतिन को हारने की बजाय पैसे खत्म होना जरूरी है। पुतिन ने 12 लाख रूसी नागरिकों को हताहत किया है, लेकिन वह नहीं रुक रहे क्योंकि उन्हें रूसी जानों की परवाह नहीं। लेकिन लड़ाई जारी रखने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है, और हर दिन उनके पास अपनी जंग के लिए पैसे कम होते जा रहे हैं। बस इतना ही मेरे पास आप लोगों के लिए। मेरा नाम सैम है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।